हेलो नमस्कार बच्चों। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? 12th क्लास के फिजिक्स के एग्जाम में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को लेकर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं और एग्जाम में उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ यूट्यूब के ऊपर हम 12th क्लास का जो फिजिक्स का है वो कंप्लीट सिलेबस करेंगे, चाहे वो सीबीएसई के एग्जाम का हो, चाहे वो एचबीएससी के एग्जाम का हो, और इसके साथ जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को लेकर हम हमारी क्लासेज के अंदर बात करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जितनी भी क्लासेज हों उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या है और कूलम्ब्स लॉ के से रिलेटेड हमारे कौन कौन से कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। देखिए भाई, कूलम्ब्स लॉ की बात करने से पहले हम चलते हैं 11th क्लास में। 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि दो मासेज के बीच में एक फोर्स होता है, और कौन सा फोर्स था भाई? वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो जैसे दो मासेज के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ही दो चार्जेज के बीच में एक फोर्स है, वो क्या है आपके पास? है कूलम्ब्स फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। कौन सा फोर्स है भाई? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। यानी कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं। देखिए भाई, एक हमारे पास है जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक हमारे पास है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। रेड कलर को पॉजिटिव शो किया हमने, ब्लैक कलर को नेगेटिव शो किया। इन दोनों चार्ज पार्टिकल को पास में लेके आते हैं तो अनलाइक चार्जेज हैं। अनलाइक चार्जेज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब कितने फोर्स इन दोनों के बीच में, फोर्स कितना होगा, किस स्ट्रेंथ के साथ ये अट्रैक्ट करेंगे, उसके बारे में कौन बात करेगा? कूलम्ब्स लॉ बात करेगा। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना होगा ये कौन बताएगा? ये आपका कूलम्ब्स लॉ बताएगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपके टॉपिक को लेकर जाएंगे, ठीक है? इसलिए साथ में कॉपी निकाल लीजिए, साथ साथ में आप नोट डाउन करेंगे अगर आप 12th क्लास में है तो, ठीक है भाई। आइए बात कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ। जैसा कि हमने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स की बात करेगा, तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है Q1। चार्ज पार्टिकल क्या है? Q1। पार्टिकल के ऊपर चार्ज Q1 है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। दो चार्ज पार्टिकल हैं। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है हमारे पास R। कितनी डिस्टेंस है भाई? R डिस्टेंस है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स की बात करेगा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? सेम एज इट इज जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टेटमेंट थी। यानी कि इस दुनिया के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। Every body in this universe attract every other body with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। दो masses के बीच में फोर्स क्या होता है? जितने बड़े मास होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम फोर्स लगेगा। सेम एज इट इज कंसेप्ट यहीं पर अप्लाई करेंगे कि जितना ज्यादा हमारे पास चार्ज पार्टिकल चार्ज होगा बॉडी के ऊपर उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और ये दोनों चार्ज पार्टिकल की अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कम फोर्स लगेगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? कूलम्ब्स लॉ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं कि बोर्ड में अगर डेफिनेशन पूछता है तो कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल आप कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ साथ में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी कूलम्ब्स लॉ। हर स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दी कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या होगा? दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स होगा, तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू दी कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन
फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। क्या होगा? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन से क्या समझेंगे? इंट्रैक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। अगर एक जैसे चार्ज हैं तो क्या होगा भाई? रिपल्सन हो जाएगा, और अलग अलग चार्ज हैं तो क्या हो जाएगा? आपका अट्रैक्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज, बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्जेज। अब ये देखो भाई, एक नया वर्ड आ गया, 2 पॉइंट चार्जेज। पॉइंट चार्जेज क्या होते हैं? देखिए भाई, पॉइंट चार्जेज कैसे होंगे कि जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल है Q1, इसका कोई डायमेंशन है, ये चार्ज पार्टिकल Q2, इसका भी डायमेंशन है। जब बॉडीज के डायमेंशन कम हो जाए उनकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से, अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, हम इनको बहुत ज्यादा दूरी पे रख दें तो ये क्या हो जाएंगे? एक प्रकार के पॉइंट चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे। ऐसे रखेंगे तो डिस्टेंस कम, अब पॉइंट नहीं है। दूरी पे रखेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? पॉइंट चार्ज पार्टिकल। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional, is the directly proportional, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। is directly proportional to the product of their charges, is the product of their charges, उन चार्जेज के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, and inversely proportional to square of the distance, inversely proportional to the square of distance between them, ये हमारे पास क्या रहेगा? कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट है, आपको याद हो जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, the force of interaction between the two charge particle is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? कूलम्ब्स लॉ भाई, कूलम्ब्स लॉ। जैसा कि इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में थोड़ा सा शो करने की कोशिश करते हैं कि फोर्स को किस चीज से हम दर्शाते हैं भाई? एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे भाई? एफ से। तो हमारे पास स्टेटमेंट वाइज क्या हो जाएगा? एफ हमारे पास क्या है? फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई? प्रोडक्ट हो जाएगा Q1 Q2। क्या हो जाएगा भाई? Q1 और Q2। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। Q1 Q2 जितने ज्यादा होंगे फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम फोर्स होगा। ये क्या है? ये कूलम्ब्स लॉ है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई। दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास दोनों को मिक्स करने से क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास हमेशा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कूलम्ब्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा भाई? कूलम्ब्स कांस्टेंट। जिसको भी साथ साथ में समझ में ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनका रिप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए भाई, एफ जो है, एफ आपके पास फोर्स है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट को यूज करेंगे, और कांस्टेंट का नाम हमारे पास हो जाएगा के। क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और के क्या है? के एक कूलम्ब्स कांस्टेंट है। के क्या है हमारे पास यहाँ पे? कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो के को क्या लिखेंगे? कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। के हमारे पास हो जाएगा कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, तो के कूलम्ब्स कांस्टेंट, जब कांस्टेंट है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी भाई। तो इसकी जो वैल्यू रखी गई है के की वैल्यू, वो हमारे पास होगी जैसे कि भाई 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर है 9। यूनिट क्या होगी? जैसे के की यूनिट निकालनी है तो फोर्स के मल्टीप्लाई में क्या होगी? डिस्टेंस।
फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज की पर कूलम्ब्स। तो हमारे पास के की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब्स। ठीक है, हमेशा एक क्वांटिटी, एक नई क्वांटिटी आती है तो उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। ठीक है, ये इतना हो गया भाई, इसको जल्दी से आप नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, साथ साथ में पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए, हमने कहा कि फोर्स, हमने केवल मैग्नीट्यूड की बात की है। किसकी बात की है भाई, केवल मैग्नीट्यूड की बात की है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं की। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स है, तो फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल Q1, ये हमारे पास है Q2, और ये हमारे पास डिस्टेंस है R है। ठीक है, तो कहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा फॉर्मूला आ चुका है कि द फोर्स और मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है, K हमारे पास कूलम्ब्स कांस्टेंट है। कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू जो रखी गई है उसको हम कुछ एक अदर टर्म से भी शो करते हैं। K को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब्स, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर कूलम्ब्स। तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है कूलम्ब्स लॉ। क्या है, कूलम्ब्स लॉ भाई। देखिए, एक वर्ड आया है एप्सिलॉन नोट, एक वर्ड आया है एप्सिलॉन नोट। ये क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। अभी के लिए हम इसको मानेंगे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये दो चार्ज पार्टिकल जो सेपरेट किए गए हैं, ये एयर के अंदर किए गए हैं, वैक्यूम के अंदर किए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे फ्री स्पेस की बात करेंगे। दो फ्री स्पेस के बीच में चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स है भाई ये, ना कि मीडियम का। मीडियम मींस दोनों चार्ज पार्टिकल को पानी के अंदर लेके चले जाएं तो मीडियम चेंज हो गया भाई। अब मीडियम के अंदर फोर्स अलग होगा, मीडियम के अंदर फोर्स अलग होगा। तो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जो भी हमारे पास कूलम्ब्स कांस्टेंट है, K की यूनिट क्या होगी, K का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब ये एप्सिलॉन नोट है, तो एप्सिलॉन नोट क्या होगा भाई, एप्सिलॉन नोट को हम लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या लिखेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या है, वो एप्सिलॉन नोट है। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी कैलकुलेट की गई है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। और यूनिट की अगर बात कर लें तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो K की यूनिट आई थी, जैसे कि ये K की यूनिट है, तो जैसे 1/4 पाई की तो कोई यूनिट ही नहीं है। अब एप्सिलॉन नोट में क्या आ जाएगा, 1/K, और 1/K में पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम्ब से स्क्वायर, ये हमारे पास है यूनिट हो जाएगी। अब कोई पूछेगा कि ये एप्सिलॉन नोट होता क्या है, देखो भाई परमिटिविटी, परमिट करना। देखिए, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट के ऊपर होगा तो चार्ज पार्टिकल का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अब हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे फोर्स का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। अब एक मीडियम के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करता है अपने थ्रू, वो उसकी होती है परमिटिविटी। क्या होती है, परमिटिविटी। एक मीडियम को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी। तो ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है भाई, आइए अब बात कर लेते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट की। एक एग्जाम में यूनिट पूछ लेता है, डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है, एप्सिलॉन नोट की यूनिट पूछ लेता है, एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब्स, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम्ब्स। K का जब डायमेंशनल फार्मूला लिखे हैं तो बताओ न्यूटन होगा, न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1L1T-2 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर।
अपॉन कुलाम्स, और कुलाम्स यानी कि चार्ज पार्टिकल का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है AT। क्या होता है? AT। और AT का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा M1L3, उसके बाद L की पावर 3, T की पावर -4 और A की पावर -2। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है कूलम्ब्स कांस्टेंट का। किसका हो जाएगा? कूलम्ब्स कांस्टेंट का। अब आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे एप्सिलॉन का, तो एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला तो जो आपका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है K का, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसका जो एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा M-1 L-3 T की पावर 4 A की पावर 2। A की पावर क्या हो जाएगा? 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला भाई। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। और इसकी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो भाई तोसाम के अंदर इसकी कोचिंग भी उपलब्ध है, जहां पे आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी क्लासेज भिवानी में तोसाम के अंदर ये सब अवेलेबल है। ठीक है भाई। आइए इसके बाद बात करते हैं कि इस जो आपका पास जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पास एग्जाम में भाई। ठीक है, HBSC को लेकर भी बात करेंगे, CBSC को लेकर भी बात करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें देखिए भाई आपका ये कर सकता है कि दो चार्ज पार्टिकल के जो आपके मैग्नीट्यूड हैं, जो चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है उनको चेंज कर दे। यानी कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाए? क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है Q1, एक चार्ज पार्टिकल आपके पास Q2, ठीक है, पहले मान लिया कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ था, बाद में उस चार्ज पार्टिकल को डबल कर दें। चार्ज पार्टिकल जैसे Q1 और Q2 के बीच में फोर्स क्या है? हमने कहा कि फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमारे पास कहा गया है कि अगर उन दोनों के मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, चार्ज पार्टिकल के नए मैग्नीट्यूड बना दें, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दें, डबल मीन्स Q1 की जगह क्या कर दें? ट्वाइस ऑफ Q1। ये क्या है? Q2 की जगह क्या कर दें? ट्वाइस ऑफ Q2। और इन दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस R थी, अब हमने इस डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड भी डबल किए और उसके साथ उसकी डिस्टेंस को भी डबल किया। तो उस केस में हमारे पास नया फोर्स क्या होगा? उस केस में हमारे पास नया फोर्स क्या होगा? तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल को डबल कर दो, उसके बाद Q2 की वैल्यू ये भी डबल कर दो, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश यानी कि डिस्टेंस भी डबल कर दो। तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आपके पास फोर्स वही आ जाएगा जो पहले था, कोई बदलाव नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो आप यही याद रखेंगे कि जब हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड डबल कर दिए जाएं और उनकी डिस्टेंस भी डबल कर दी जाए, तो उस टाइम पे दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके मैग्नीट्यूड ट्रिपल कर दिए जाएं और डिस्टेंस भी 3 गुना कर दी जाए, तो उस टाइम पे फोर्स क्या होगा? फोर्स चेंज नहीं होगा। फोर्स चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 9 हो जाएगा, R डैश की वैल्यू थ्राइस ऑफ R हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट है। जब एक ही क्वांटिटी, एक ही मल्टीपल में कोई चीज इंक्रीज हो रही है, दोनों चीज डिस्टेंस और चार्ज, तो फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहे हैं लेकिन डिस्टेंस कम हो रही है, तो उस केस में हमारे पास फोर्स क्या होगा वो देख लेते हैं भाई। देखिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कर दें? हम डबल कर दें। क्या करें? डबल करें और इनकी डिस्टेंस को हाफ कर दें। डिस्टेंस को हाफ कर दिया यानी कि डिस्टेंस कम की है, मैग्नीट्यूड डबल किए हैं, तो अब फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा तो देख लेते हैं भाई। देखिए भाई, अगर नए फोर्स की बात करें, हमने क्या कहा? हमने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। Q1 की वैल्यू क्या है? हमने कहा कि डबल कर दी हमने
ट्वाइस ऑफ Q1, ट्वाइस ऑफ Q2, और डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, यानी कि आधा कर दिया, तो r/2 का स्क्वायर, ये 2 पर चला जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 4, तो 4 चौके कितना हो गया, 16, यानी कि आपका फोर्स है वो 16 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 गुना फोर्स हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग भाई, इसके आपके, जब एक चीज को बढ़ाया और दूसरी चीज को क्या कर दिया, हमने कम कर दिया। ठीक है, क्लियर है भाई, उम्मीद है आपको को ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म की तरफ चलेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए भाई। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, इसी में हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई के अंदर पूछा भी जाता है, कंपटीशन के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन सुनिए भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखिए भाई, हमारे पास हैं दो चार्ज पार्टिकल, हमारे पास हैं दो चार्ज पार्टिकल, एक का जो चार्ज है इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है +Q, क्या है, +Q। सेकंड हमारे पास है कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो -Q, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है भाई, और दोनों के बीच की जो सेपरेटेड डिस्टेंस है वो हमारे पास r है, क्या है, डिस्टेंस r है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम फर्स्ट पार्टिकल यानी कि A का अगर 25% चार्ज, जैसे A बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इस बॉडी के ऊपर +Q चार्ज है, और +Q का इसका 25% चार्ज B बॉडी को ट्रांसफर कर दें, यानी कि पॉजिटिव चार्ज दिया है हमने, तो इस ऑब्जेक्ट का 25% अगर चार्ज हम B बॉडी को दें, 25% चार्ज B बॉडी को दें, तो अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स क्या होगा। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, डिस्टेंस r है इसके बीच में, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर है +Q इसके ऊपर है -Q, दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस बॉडी का 25% B बॉडी को दे दें, B बॉडी को देंगे तो अब इनके बीच में फोर्स क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए भाई, जब हमने 25% चार्ज इसका किसी को नहीं दिया है तो इनके बीच में फोर्स क्या है, तो फोर्स तो कूलम्ब्स लॉ ही कहता है ना, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा Q1 Q2 4πε0 r स्क्वायर। जब चार्ज हमने ट्रांसफर नहीं किया था तब हमारे पास फोर्स ये था। अब देख लेते हैं कि नया चार्ज पार्टिकल क्या होगा। देखिए, अगर यहां पे अगर Q चार्ज है, इसका 25% अगर हमने चार्ज किया तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास चार्ज कितना हो जाएगा, हमारे पास Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे Q था, Q में से 25% दे दिया, 25% यानी कि 1/4 चार्ज पार्टिकल हमने इसका निकाल लिया यहां से, तो यहां से हमने Q/4 क्या हुआ, चार्ज यहां से निकाल के इसको दे दिया, तो Q में से Q/4 निकाल दिया, तो कितना चार्ज बचा भाई इसके पास है, 3Q/4, कितना बचा, 3Q/4। अब दूसरा चार्ज है, दूसरा चार्ज ये Q1 Q2 डैश है, इस चार्ज को जैसे -Q था, -Q को चार्ज मिल गया +Q/4, कितना मिल गया, +Q/4, तो हमारे पास कितना चार्ज हो गया, 3Q/4, कितना हो गया, 3Q/4। ये हमारे पास नए हमारे पास चार्जेस आ गए, एक फर्स्ट बॉडी पे 3Q/4, सेकंड पे -3Q/4। अब क्या होगा, अब इनके बीच में नया फोर्स क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा, 3Q/4, 3Q/4 क्या हो जाएगा, 9/16, 9/16 -Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4πε0 r स्क्वायर। ये क्या है, ये तो फोर्स ही था, तो कितने टाइम्स फोर्स हो गया हमारे पास, 9/16 ऑफ टाइम्स हमारे पास क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दो चार्ज पार्टिकल +Q -Q, 25 दिया यानी कि 1/4 दिया, तो कितना हो गया, 3Q/4, और 3Q/4 दिया तो सेकंड पे -Q था, उसको Q/4 मिल गया, अब 3Q/4 चार्ज यहां पे रह गया। अब कितना हुआ, 9 × 9 16,
9/16 हो जाएगा, और 9/16 हमारे पास अब क्या हो जाएगा, नया फोर्स इसके अंदर हो जाएगा। उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा। ये था हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल वाइज। अब हम बात कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म। क्या बात करेंगे भाई, कूलम्ब्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म के अंदर कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हमारा कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे भाई। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म आप सभी जानते ही हैं कि भाई फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां तो हमने केवल मैग्नीट्यूड की बात की है। अब वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी आएगी। अब डायरेक्शन शो करने के लिए कूलम्ब्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म लेके आएंगे भाई। क्लियर है? देखिए भाई, टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म, बिल्कुल इजी वे में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल ए है, चार्ज पार्टिकल ए, या फर्स्ट चार्ज पार्टिकल हम बोल दें इसको, और एक सेकंड है हमारे पास सेकंड चार्ज पार्टिकल। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास है आर। कितनी डिस्टेंस है भाई, आर। ठीक है। अगर कोई पूछे हमारे पास कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि कूलम्ब्स लॉ अभी तो पढ़ा है भाई हमने, कुछ ज्यादा देर तो हुई नहीं है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, हम कहेंगे Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। कुछ इसी तरीके से करेंगे। ये Q1 हो गया, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल Q2 हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए, अगर हम कहें कि फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या होगा, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। रिपल्सन होगी तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, रिपल्सन नेगेटिव डायरेक्शन में, F12। F12 से क्या समझेंगे कि फोर्स ऑन दी फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन दी फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकंड, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, F12 इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड के ऊपर कितना फोर्स रहा होगा, हम कहेंगे कि फोर्स ऑन दी सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन दी सेकंड ड्यू टू फर्स्ट है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, F21 से समझेंगे फोर्स ऑन दी सेकंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट, और F12 का मीन्स है फोर्स ऑन दी फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। दोनों में अंतर आ गया ना। ठीक है। तो ये हमारे पास रहेंगे फोर्स। तो लिख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म। बताओ भाई F12 क्या होगा, F12 क्या होगा। F12 क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो यही कहा ना हमने, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी भाई। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड हम वेक्टर को इसी तरीके से लिखते हैं ना कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से शो करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर तो भाई जिसका मैग्नीट्यूड 1 और जो केवल डायरेक्शन दे। बताओ ये फोर्स कैसे है, माइनस एक्स एक्सिस के लोग है ना, कहां से कहां तक है, सेकंड पार्टिकल से फर्स्ट पार्टिकल की तरफ फोर्स लग रहा है, तो यहां पे हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा R21। क्या हो जाएगा, R21, यानी कि F12 इज इक्वल टू F12 इंटू R21 हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद देखिए भाई F12 क्या है, केवल मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, और क्या हो जाएगा R21, क्या हो जाएगा R21। क्लियर है। उसके बाद सेकंड देखिए भाई, सेकंड चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स पूछे तो सेकंड चार्ज पार्टिकल का क्या हो जाएगा, दो पार्टिकल के बीच का फोर्स, और F21 क्या है, F21 फर्स्ट पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल की तरफ हम जा रहे हैं। यहां पे कहां पे जा रहे हैं हम, फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट की तरफ। यहां पे कैसे जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड की तरफ। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा R12, और F12 क्या है, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r स्क्वायर R12। अब बताओ दोनों में अंतर क्या है, अंतर तो यही है ना, Q1 Q2, R21 तो यहाँ पे है और R12 यहाँ पे है। 21 मीन्स सेकंड से फर्स्ट, 12 मीन्स फर्स्ट से सेकंड। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है कोई बताए तो, एक माइनस एक्स एक्सिस के लोग, एक प्लस एक्स एक्सिस के लोग है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है। एक रिलेशन हम लिख सकते हैं कि R12 इज इक्वल टू माइनस का R21। दोनों वेक्टर एक दूसरे के 180 डिग्री के ऊपर हैं, और 180 डिग्री पे माइनस आ जाता है भाई,
तो R12 इज इक्वल टू माइनस R21, तो इस R12 को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस R21 से। किससे रिप्लेस कर देंगे भाई? माइनस R21 से रिप्लेस कर देंगे और साथ में माइनस का साइन यूज कर लेंगे। ये कंप्लीट टर्म क्या हो गई? ये कंप्लीट टर्म तो F12 हो गई। तो हमारे पास हो जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस F12। क्या हुआ कि फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू दी फोर्स ऑन दी फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। फोर्स ऑन दी फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो ये हमारे पास कौन सा फोर्स होता है ऐसा? भाई न्यूटन का थर्ड लॉ था ये। न्यूटन का थर्ड लॉ में क्या था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 और विच इज द न्यूटन थर्ड लॉ। ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो बोर्ड वाइज आपको यहीं तक आपको कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करना है। यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते। कूलम्ब्स लॉ क्या है, स्टेटमेंट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हैं, और फिर वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से आप इसको शो कर देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे फोर्स। भाई क्या हो जाएगा? फोर्स। फोर्स में एक टॉपिक और रहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब हमारे पास दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल आ जाएं और उसके बाद किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर बाकी की सभी की वजह से फोर्स पूछे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा। यानी कि पार्टिकल जो हैं दो से ज्यादा होने चाहिए, तब हम किसकी बात करेंगे? कूलम्ब्स लॉ की तो बात करेंगे, लेकिन उसको सुपरपोजिशन फॉर्म में लेके आएंगे। यानी कि एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स की बात करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। भाई उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक रिवाइज कर देते हैं कि देखिए भाई हमारे पास थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है कि जब भी हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं, एक के ऊपर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आप सभी जानते हैं इन दोनों के बीच में होगी अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में होगी अट्रैक्शन। कितनी स्ट्रेंथ क्या होगी अट्रैक्शन की, इनके बीच में फोर्स क्या होगा, उसकी बात कौन करेगा? कूलम्ब्स लॉ करेगा। कूलम्ब्स लॉ ने कहा कि जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे, यानी कि चार्ज पार्टिकल का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। उसके साथ में जितनी ज्यादा दूरी पे आप इनको रखोगे तो उतना ही कम फोर्स लगेगा। ये कौन कहता है? ये कूलम्ब्स लॉ कहता है। और डेफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को डबल करें, डिस्टेंस को भी डबल करें, तो फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक चार्ज पार्टिकल का कुछ परसेंट चार्ज दूसरे के ऊपर अगर हम ट्रांसफर कर दें तो नया फोर्स क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनते हैं। भाई बोर्ड के अंदर बनते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया है कूलम्ब्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन देना है। और लास्ट में हमने प्रूव किया है कि Coulomb's law, the force between the two charge particle follows the Newton third law. Newton third law. उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का भी बटन प्रेस करें ताकि भविष्य में जितनी भी क्लासेज हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भाई ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।